बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 22 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है एक्सएमएल और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एसक्यूएल फाइल्स। अगर हम एक्सएमएल की बात करें तो बेसिकली एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल भी एक मार्कअप लैंग्वेज है और बेसिकली जो एक्सएमएल का पर्पस है, XML was designed to carry the data, not to display the data। कि बेसिकली XML डिज़ाइन की गई है कि डाटा को किस तरह कैरी किया जाता है। XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड। कि XML के जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते, बल्कि हम खुद अपने टैग्स XML के अंदर जनरेट करते हैं। यू मस्ट डिफाइन योर ओन टैग्स, यानी कि हमें अपने टैग्स खुद से डिफाइन करने पड़ते हैं। अब यही डिफरेंस है, आप कह सकते हो डिफरेंस है XML और HTML का। अब हम उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि XML इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर HTML। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि XML कोई HTML की रिप्लेसमेंट नहीं है। क्यों रिप्लेसमेंट नहीं है? रीज़न उसकी बड़ी सिंपल है कि दोनों मार्कअप लैंग्वेजेस डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाएंगे। कि XML बेसिकली डिज़ाइन की गई है टू स्टोर द डाटा और उसके अंदर जो उसका फोकस है वो डाटा के ऊपर होता है। लेकिन HTML है जो वो डिज़ाइन की गई है टू डिस्प्ले द डाटा, कि उसका मेन फोकस होता है कि डाटा को किस तरह मैंने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करना है। यही बेसिक डिफरेंस है और आप ये कह सकते हो एट द एंड कि HTML इज अबाउट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन वाइल XML इज अबाउट कैरिंग इंफॉर्मेशन। कि ये बेसिक इसका क्या है, डिफरेंस है। अब हमने ये देखना है कि XML के टैग्स जो मैंने बात की है कि उसको हम किस तरह प्री डिफाइन खुद से क्योंकि प्री डिफाइंड नहीं है, खुद से किस तरह हम बना सकते हैं, तो वो आप देखिएगा। XML के जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि टैग्स प्री डिफाइंड नहीं है जैसे HTML के होते हैं। अब आपको पता है कि HTML के प्री डिफाइंड टैग्स जैसे हेड है, बॉडी है, फॉर्म्स हैं, आपके BR है, पैराग्राफ है, हेडिंग्स है, ये सारे प्री डिफाइंड टैग्स हैं। अगर मैंने अपने वेब पेज के अंदर इनको यूज़ करना है तो मैं वो प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो करके लिखूंगा उसको। लेकिन XML के अंदर कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं है। आप स्लाइड पे देख सकते हो, मैंने एक टैग बनाया है लैपटॉप और फिर उसके आगे सब टैग बनाया है प्रोसेसर कोर i3, फिर प्रोसेसर को क्लोज कर दिया। अब हार्ड 320, रैम 2 GB, ड्राइव, सुपर ड्राइव और एंड पे मैंने लैपटॉप को क्लोज कर दिया। अब ये जो मैंने टैग्स डिफाइन किए हुए हैं ये कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं बल्कि मेरे खुद से जनरेट किए हुए टैग्स हैं। और यही बेसिकली XML है कि XML के अंदर हम कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं देते बल्कि हम अपने खुद से टैग्स को डिफाइन करते हैं। और यही डिफरेंस है आपका XML और HTML का। तो होपफुली कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली XML का पर्पस क्या है और XML और HTML में डिफरेंस क्या है। जिस तरह कि मैंने बात की कि आज हमने ये भी देखना है कि हम अपनी डेटाबेस को जो हमारी SQL फाइल है उसको किस तरह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। कि we can easily export and import SQL file when we want to take backup we use these options। कि जब हमने बैकअप्स लेने होते हैं तो हम हमेशा अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं और फिर अगर खुदा ना खास्ता लेट्स सपोज कि हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है तो फिर हम उसको दोबारा से इंपोर्ट करके और बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि लास्ट टाइम हमने बिफोर क्रैशिंग द सिस्टम उसको छोड़ा था। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एट द एंड ऑफ द डे बैकअप्स लेती हैं। सिमिलरली हम लेट्स सपोज कि इस लैपटॉप से मैं अपने लैपटॉप से कोई डेटाबेस आपको सेंड करता हूं तो आप किस तरह उसको अपने सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करोगे वो अभी हम मेथड देखेंगे। या मैं अपनी यही डेटाबेस जब अपलोड करूंगा तो वो मैं किस तरह काम करूंगा। ये सारा जो तरीका है इसका एक ही वे है वो इसको करने का, एक सारे यानी कि जो ये मैंने आपको एग्जांपल दी इसको करने का एक ही तरीका है, उसको हम देखते हैं और आपने बड़े गौर से उसको देखना है कि मैं किस तरह फाइल्स को अपनी डाटा बेस की फाइल यानी कि SQL फाइल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता हूँ। देखिएगा,
मैंने ब्राउज़र को ओपन किया और यहाँ पे मैंने उसी तरह लोकल होस्ट लिखा। और अब आपको याद होगा कि हमने इस कोर्स के अंदर डेटाबेसेस बनाई थी। मैं PHP माई एडमिन पे जाता हूँ और यहाँ डेटाबेस न्यू के नाम से एक डेटाबेस होगी। और अब आप ये देख सकते हो कि इस न्यू डेटाबेस के अंदर मेरे पास 3 टेबल्स हैं, स्टूडेंट, टेस्ट 2 और यूज़र। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं इसका बैकअप लेना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज कि खुदा ना खास्ता अगर सिस्टम क्रैश हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं वापस अपने इन फाइल्स को अपने डेटाबेस को वापस ला सकूं और जो इसके अंदर रिकॉर्ड है वो भी वैसे ही वापस आएगा। अब इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ ये बता रहा है कि एक्सपोर्ट क्या होगा, स्टूडेंट, टेस्ट और यूज़र। ओके, और नीचे मैं आया और यहाँ मैंने इसको सेव एज ए फाइल इधर क्लिक किया और यहाँ एज ए डेटाबेस मैं लेट्स सपोज इसका नाम मैं रख देता हूँ माई डीबी, माई डीबी के नाम से मैंने कर दिया और इसको मैंने गो पे क्लिक कर दिया। ओके, अब जैसे ही गो पे क्लिक किया मैंने सी ड्राइव पे डीबी बैकअप के नाम से एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैं अपने जितने भी बैकअप्स है वो मैं रखता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने फाइल नेम और सेव एज टाइप, आप देख सकते हो फाइल नेम मेरा क्या है, माई डीबी, सेव एज टाइप क्या है, एसक्यूएल फाइल, और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। लें जी, अब क्या हुआ कि माई डी डॉट एसक्यूएल के नाम से मेरी डेटाबेस क्या होगी कि उसका सेव होगी मेरे पास। अब अगर ये डेटाबेस मैंने आपको सेंड करनी है तो मैं जस्ट ये mydb.sql आपको सेंड करूंगा, आपने उसको अपने सिस्टम के अंदर जस्ट इंपोर्ट कर लेना है। तो सेम यही टेबल्स और उसके अंदर जो डाटा होगा वो आपको सारा का सारा आ जाएगा। मसला अभी मैं आपको दिखा भी दूं तो आप ये देखें कि स्टूडेंट को अगर मैं ब्राउज करूं तो स्टूडेंट टेबल के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। और अगर मैं यूज़र पे क्लिक करूं तो आपके पास यूज़र के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं इस माई डीबी को इंपोर्ट करूंगा आप देखोगे कि ये बिल्कुल सेम यही डाटा यही टेबल स्ट्रक्चर के साथ इंपोर्ट हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ओके जी, अब आपने सपोज करना है कि हम किसी और सिस्टम के ऊपर हैं या हम अपलोड कर रहे हैं अपने डेटाबेस को, तो मैं उसी तरह PHP माई एडमिन में जाऊंगा और यहाँ क्रिएट न्यू डेटाबेस। अब मैं इस डेटाबेस का नाम न्यू भी रख सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर इस वक्त न्यू इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ मेरी क्रिएट है। लेकिन आप जिस वक्त ये फाइल लोगे तो आप सेम डेटाबेस का नाम वो ही रख सकते हो कि जो मैंने रखा हुआ है। लेकिन लेट्स सपोज कि हम यहाँ लेट्स सपोज कोई भी नया रख सकते हैं, टेस्ट डीबी के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना ली और अब मैं इसके अंदर जो है वो डाटा इंपोर्ट करूँ। अभी आप ये देख सकते हो कि टेस्ट डीबी के अंदर नो टेबल फाउंड इन अ डेटाबेस है। अब मैंने इसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट, और यहाँ मैंने किया चूज फाइल और यहाँ आप देख सकते हो माई डी डॉट एसक्यूएल फाइल को मैंने लिया ओपन। और अब मैं इसको क्या करूँगा, नीचे गया और यहाँ मैंने इसको गो किया। ओके जी, जैसे ही गो किया है क्या है, इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, 10 क्यूरीज एग्जीक्यूटेड। और अब आप ज़रा गौर से देखो सेम वही टेबल्स मेरे पास अवेलेबल होंगे। मैं स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ और ब्राउज करता हूँ, आप देखेंगे कि इवन डाटा तक आपका इंपोर्ट हो चुका है। ये देखेंगे, ये इस तरह हम बैकअप्स लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमारा सिस्टम क्रैश भी कर जाए और हमारे पास अगर उसकी एसक्यूएल फाइल अवेलेबल है तो हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें जी, सेम डाटा आप देखें मेरे टेस्ट डीबी के अंदर मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब इस तरह हम अपने एसक्यूएल फाइल्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। तो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब आपने किसी दूसरे को अपना डेटाबेस की फाइल्स देनी है या अपलोड करनी है या उसका बैकअप लेना है, तो हम ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ही यूज़ करते हैं। ओके, व्हाट टू डू। अब बेसिकली मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारी सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का। तो अब
आफ्टर आप कह लो कि ये सीरीज करने के बाद अगर आपने इसके सारे लेक्चर्स 22 तक लेक्चर्स लिए हैं तो आप क्या कर सकते हो? आप प्रोजेक्ट बना सकते हो लॉगिन सिस्टम का, आप प्रोजेक्ट बना सकते हो पोलिंग सिस्टम यानी कि पोल जैसे वोटिंग सिस्टम हम बनाते हैं सिस्टम, वो आप बना सकते हो। आप शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट बना सकते हो। यानी कि इस कोर्स को लर्न करने के बाद, इसकी वीडियोस देखने के बाद आप ये 3 प्रोजेक्ट्स इजीली बना सकते हो। लॉगिन सिस्टम, वोटिंग सिस्टम है पोल जिसमें हम पोल कोई भी बनाते हैं, हम शॉपिंग मॉल्स भी बना सकते हैं। बेसिकली हमारा काम आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना था। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एक आपको आप जितना भी एक कम टाइम के अंदर मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों को डिलीवर कर सकें। उसके बाद आप बुक रीडिंग कर सकते हो, आप डिफरेंट और साइट्स को सर्च कर सकते हो जिससे आप अपने इस नॉलेज को मज़ीद इसकी हेल्प से इन्हांस कर सकते हो। और आफ्टर इन्हांसिंग योर नॉलेज यू कैन मेक लॉगिंग सिस्टम, वोटिंग सिस्टम, शॉपिंग मॉल्स, ये चीज़ें आप बना सकते हो और आपको बनानी चाहिए। और जब आप ये चीज़ें बना लोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली पीएचपी के ऊपर ग्रिप हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू गेट प्रोजेक्ट्स। देखिए इस वक्त प्रोजेक्ट्स लेना बहुत आसान है, सिर्फ आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। odex.com एक वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाओ, रजिस्टर हो और आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है। और उसको आप क्या नाम है अपनी जॉब डन करके आप आराम से कमा सकते हो। अब आपको जॉब लेने के लिए किसी ऑफिस या जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास स्किल्स हैं। इफ़ यू हैव अ स्किल्स तो आपके लिए प्रोजेक्ट्स करना नॉट अ बिग इशू। odex.com बहुत अच्छी साइट है, आप वहाँ रजिस्टर्ड हो सकते हो, अपनी प्रोफाइल बनाओ और प्रोजेक्ट लो। स्टार्ट में मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप छोटे लेवल के प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना, बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स को ज़रा बाद में जिस वक्त आपकी अच्छी रैपो बन जाएगी और आप फेमिलियर हो जाओगे सिस्टम के साथ, फिर आप लेना और आप इजीली ले सकते हो और आप अपने प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन घर बैठ के भी बना सकते हो। इसी तरह freelancer.pk वेबसाइट है, वहाँ पे आप रजिस्टर हो सकते हो। अपनी अगर आपके पास स्किल्स हैं आप इजीली पैसा कमा सकते हो, आपको कोई जॉब लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेन चीज़ मैं बार बार फोकस करूँगा वो है स्किल्स, कि आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आपने सही प्रोजेक्ट्स को चूज़ करना है। मैं जिस तरह मैंने आपको एक मशवरा दिया, एक टिप मेरी तरफ से आपके लिए है कि स्टार्ट में आप छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स लेना ताकि एक बार आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए और सेकेंडली आपकी रेटिंग्स अच्छी हो जाए। आप जब इन साइट्स को विजिट करेंगे, बहुत सिंपल साइट्स हैं, आपको वो हर स्टेप पे खुद ही गाइड कर देंगी कि क्या है और क्या नहीं है। तो आप odex.com है, फ्रीलांसर है, वहाँ से आप प्रोजेक्ट गेट कर सकते हो और आप इजीली अर्न कर सकते हो। उसके बाद अगर हम दुनिया में देखें तो जो ज़ाहिर है प्रोजेक्ट हम जब करेंगे तो हम पैसे के लिए कर रहे हैं, तो पैसे हमें किस तरह आएंगे या हम और या दुनिया के अंदर जो सबसे आप कह लो कि एक अच्छा और महफूज तरीका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का है वो पेपाल सिस्टम है। पेपाल सिस्टम क्या है? पेपाल इज़ अ फास्टर, सेफर वे टू पे एंड गेट पेड ऑनलाइन। विद पेपाल यू कैन सेंड मनी ऑनलाइन विदाउट शेयरिंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कि पेपाल से आप जो मनी सेंड या रिसीव कर रहे होते उसमें आपकी कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो नहीं शो कर रहे होते। अब उसके लिए आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल है कि आपको आपका एक पेपाल अकाउंट होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आप वे बता देते हो कि किस तरह यू कैन से कि आपने पेमेंट करनी है या लेनी है। और सेकेंडली जब आपको क्या करना है कि पेपाल अकाउंट शॉपिंग करते हो या कुछ भी आप बाय या सेल करते हो, आप पेपाल के अकाउंट में जाओगे और अपने एक यू कैन से कि अपनी पेमेंट रिसीव कर लोगे। बेसिकली पेपाल क्या करेगा कि उसको आपका या ईमेल एड्रेस चाहिए होता है या आपका मोबाइल नंबर चाहिए होता है। वो आपको आपके मोबाइल या ईमेल पे आपको बता देते हैं कि इतने पैसे वेटिंग है, आप वहाँ से आप निकलवा लो। वो जो भी रिसीवर है जिसने पैसे रिसीव करने उसका पेपाल अकाउंट होता है, वो अपने अकाउंट में जाएगा और वहाँ से पैसे को ले लेगा। यानी कि बहुत ही आप कह लो कि सिंपल और ईजीएस्ट वे है। पेपाल के ज़रिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हमारी वर्ल्ड में हो रही होती हैं उसमें मोस्टली पेपाल के ज़रिए यूज़ किया जा रहा होता है। और ये क्योंकि आपके फाइनेंशियल आप का कोई स्टेटमेंट को उसको शो नहीं करते, कुछ भी नहीं करते,
तमाम सिक्योरिटी यानी कि के साथ आपकी ट्रांजैक्शन को ये फुलफिल करते हैं। इसी तरह वेस्टर्न यूनियन एक वे है, पैसे यू कैन से कि सेंड और रिसीव करने का एक वे है। अब अकाउंट्स के अंदर भी है कि आपका अगर कोई बैंक अकाउंट है तो बाहर से कोई आपको बैंक अकाउंट के ज़रिए यू कैन से कि भेज सकता है पैसे। तो ये बेसिकली यू कैन से कि एक वे है कि ऑनलाइन अगर आपने पैसा किसी को वर्ल्ड वाइड सेंड या रिसीव करना है तो पेपाल वन ऑफ अ गुड ऑप्शन उसको आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल कि आफ्टर डूइंग दिस कि हम नेक्स्ट क्या व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएचपी करने के बाद कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा मशवरा आपको ये है कि पीएचपी के बाद आप जे क्यूरी करो। जे क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम अरसे में जे क्यूरी ने अपना एक मकाम बना लिया है। जे क्यूरी को आप स्टडी करो। अगर आपने इंटरेक्टिव वेब्स को बनाना है तो जे क्यूरी एक लाजमी आप यू कैन से कि आपको आनी चाहिए। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी के लिए जब प्रोजेक्ट कर लेते हो तो उसकी साइट के लिए उसकी रैंकिंग बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर भी आपको ग्रिप होनी चाहिए कि सर्च इंजन किस तरह और किन टैग्स के ज़रिए रैंकिंग को बढ़ा रहा है, क्या क्या वो स्ट्रेटजीज अपना रहा है। जैसे हमारे पास सर्च इंजन है, गूगल है, बिंगो है और दूसरे सर्च इंजन हैं कि उनके ऊपर अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को किस तरह बेहतर बनाना है। तो आप जे क्यूरी और एसईओ को ज़रूर पढ़िएगा आफ्टर डूइंग द पीएचपी। पीएचपी पे भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए, जे क्यूरी भी आपको आनी चाहिए, एसईओ के भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये सारा कुछ मिला के आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक आध चीज़ आपकी वीक है तो वो थोड़ा आपको उसका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब आपका जो भी क्लाइंट है अगर आप लोकल काम कर रहे हो तो वो ये चाहेगा कि उसकी साइट अट्रैक्टिव भी हो, वो ये भी चाहेगा कि उसकी साइट सर्च इंजन में यानी कि फर्स्ट पेज पे आए। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का करना मस्ट होगा। इस लेक्चर नंबर 22 के अंदर हमने एक तो XML को देखा है कि XML क्या है और XML और HTML में डिफरेंस क्या है, और सेकेंडली हमने ये देखा है कि हम अपनी SQL फाइल्स को किस तरह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो उर्दू IT अकेडमी का। आप हमारे उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके डिस्कशन बोर्ड पे जाके आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इस लेक्चर के आप उसको प्लेस कर सकते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इस सीरीज़ का पीएचपी सीरीज़ का लास्ट लेक्चर था। इस हवाले से मैं उर्दू IT अकेडमी की टीम का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने एक मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप लोगों को पीएचपी को सिखा सकूँ। मिस्टर काशिफ ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, उसका बहुत ज़्यादा थैंक्स कि और आपको मिस्टर काशिफ की कमिटमेंट और उसको को आप हमेशा आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं की बेसिकली आप कह लो कि कमिटेड एफर्ट्स हैं कि आपको उर्दू IT अकेडमी के ऊपर इतने यानी कि लेटेस्ट और अच्छे अच्छे कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। अगेन थैंक्स टू उर्दू IT अकेडमी टू प्रोवाइडिंग मी सच अ गुड प्लेटफॉर्म, और थैंक्स अगेन फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स कि जिन्होंने मेरे ये लेक्चर सुने। उनके लिए उनका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।